सो वेलकम गाइस। आज हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। आज हम पार्ट थर्ड को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब जो है एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कैसे रोजगार दिया जाए, वो हम देखते हैं। जैसे गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो सेटअप करे। जितनी ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी उतनी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जितनी ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी उतनी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है और प्राइवेट ऑनर्स भी ऐसा कर सकते हैं। तो लोगों को रोजगार देना है हमें, तो चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह ज्यादा से ज्यादा सेटअप करके जो है रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है। इसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। यहाँ जो है जैसे जैसे सस्ते रेट पर जो है इरिगेशन फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की जाए, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स ना ले, सरकार जो है बहुत ज़्यादा टैक्स ना ले इरिगेशन का, जैसा पंजाब में फ्री हुआ पड़ा है बिजली पानी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब इन सब चीज़ों को जो प्रोवाइड किया जाएगा तो लोग खेती करना चाहेंगे। लोग खेती करना चाहेंगे तो खेती बाड़ी में एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है एंगेज होंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ को यूज़ करना चाहेंगे, इस कारण से। इसके बाद है मनरेगा एक्ट। 2005 में मनरेगा एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। मनरेगा एक्ट जिसके तहत खासकर गांवों में 100 दिन का रोजगार दिया गया। एक साल में 100 दिन का रोजगार सरकार देती थी। कोई भी छोटी मोटी जो एक्टिविटीज है, जो काम है, उन लोगों से करवा लिया जाता था, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए कस्सी वगैरह जो है खाड़ा है उनकी सफाई वगैरह करवाना, और सड़कों पर जो है एक्स्ट्रा वर्क है वो करवा लेना, तो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है वो करवा लेना। तो गवर्नमेंट जो है 2005 में मनरेगा एक्ट, जिसको हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलते हैं, ये था इंट्रोड्यूस किया हुआ। अब लास्ट ईयर ही आपने देखा होगा विंटर सेशन में इस मनरेगा का नेम चेंज करके क्या कर दिया गया है, विकसित भारत जी राम जी एक्ट। विकसित भारत जी राम जी एक्ट जो है इसका कर दिया गया है। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि जी राम जी की फुल फॉर्म क्या है। विकसित भारत जी राम जी, जो जी राम जी है इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैंने यहां नहीं लिखी है, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके बाद पता ही आपको 2025 में जो है इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। एनसीईआरटी की जो नई पब्लिकेशन आई है, न्यू बुक आई है, मतलब बुक पुरानी है, पब्लिकेशन नई है उसकी, उसमें इसको ऐड कर दिया गया है। मार्केट में जितनी भी बुक्स है अभी तक उस पर अपडेट नहीं है। एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर न्यू बुक में इसको जो है बता दिया गया है। इसके बाद रोड्स रेलवेज है, इन सब का ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन किया जाए। रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, रेलवेज का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, ब्रिजेस है और बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो वहां पर लेबर चाहिए और लेबर उनको रोजगार मिलेगा। फिर सरकार रोड्स रेलवेज इनको ज्यादा से ज्यादा जो है बनाएगी, काम करेगी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे रोड और रेलवेज को लेकर इसमें जो है रोजगार दिया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सकती है। तो हमने अभी तक क्या देखा, इंडस्ट्रीज के थ्रू एम्प्लॉयमेंट, इरिगेशन या जो हम कहें एग्रीकल्चर के थ्रू एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा जिसका नाम जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी, इसके तहत एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है। कंस्ट्रक्शन वर्क के थ्रू एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है। और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सरकार क्या करती है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करती है। जैसे याद होगा आपको पीएमकेवीवाई है ना सर, अपने भी जो है हमने भी इसका जो है लाभ उठाया था। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था जिसमें कंप्यूटर एजुकेशन और जो है महिलाओं को जो है सिलाई कढ़ाई जो है सिखाई जाती थी,
ये जो था स्कीम, यानी कि लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी जिसके तहत वो कोई ना कोई आगे रोजगार कर ले, काम कर ले। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाकर जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और कैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा? टूरिज्म के थ्रू। अब टूरिज्म के थ्रू टूरिस्ट जो इधर उधर घूमने जाएंगे तो ऐसा थोड़ी है ना वो गलियों में रहेंगे, वो कहीं विश्राम करेंगे तो होटल वगैरह लेंगे, रोटी वगैरह खाएंगे और जो है व्हीकल्स का यूज करेंगे। तो उन सभी लोगों को, व्हीकल चलाने वालों को, होटल्स वालों को, और वहां पर जो गाइड है, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है वहां पर जो गाइड है, उस गाइड को भी रोजगार मिलेगा। टूरिज्म के थ्रू भी रोजगार जो है वो किया जा सकता है। होटल्स वाले हैं, इनको रोजगार मिलेगा, गाइड है उनको रोजगार मिलेगा। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने से होटल्स, गाइड, इन सबको भी रोजगार मिलेगा। तो ये किया जा सकता है, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे किसी फोर्ट की टिकट 100 रुपीज है, उसको घटाकर 50 रुपीज कर दो, जनता ज्यादा आएगी वहां पर, जनता जो है घूमने के लिए आएगी तो और बहुत लोगों को वहां रोजगार मिलेगा। ऐसा भी किया जा सकता है। एमएसएमई यानी कि जो छोटे व्यापारी होते हैं, मीडियम और जो स्मॉल एम्प्लॉयज होते हैं, जो है इंडस्ट्रीज जिनकी होती है, तो एमएसएमईज जो होते हैं उनको सस्ते लोन प्रोवाइड किए जाए। जैसे अब अलग अलग जो एरिया की नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत है, चाहे म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो अनाउंस करती रहती है कि वहां की म्युनिसिपैलिटी ने, यानी नगर पंचायत हो या म्युनिसिपल काउंसिल हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, वहां की जो गवर्नमेंट बॉडी होती है वो अनाउंस करती रहती है समय समय पर कि अब हम जो है रोजगार उत्पन्न करने के लिए इतने % छूट पर जो है हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी छोटे व्यापारियों को कम से कम जो है लोन, इजी लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। ये ऐसा किया जा सकता है। तो इन सब के थ्रू जो है एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स पढ़े, मोर देन इनफ है अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, ऐसे जो है हम इन 7 पॉइंट्स के थ्रू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है सेक्टर्स। हमने पहले सेक्टर्स पढ़ लिए थे, किसके बेस पर पढ़े थे? हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट पार्ट जाकर जरूर देखें। अब हम सेकंड जो देख रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं सेक्टर्स बेसिस ऑन द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। अब वर्कर्स की जो कंडीशन है उसके बेस पर हम सेक्टर्स को पढ़ेंगे। पहले किस बेस पर हमने पढ़ा है वो फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स क्या होते हैं? चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, जरूरी नहीं है ऑर्गेनाइज सेक्टर कहने का मतलब गवर्नमेंट जॉब हो। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, उसको रजिस्टर्ड किसके अंडर में होना चाहिए? गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए। गवर्नमेंट के अंडर में उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो चाहे वो प्राइवेट बॉडी हो, तो गवर्नमेंट के अंडर में ये रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले जो है ये गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। अब जैसे मुझे अब छोटा सा बिजनेस चलाना था, मैंने अपने ही घर में कोई भी जो है उत्पादन करना शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया। अब मैं गवर्नमेंट के अंडर में थोड़ी ना हूं, तो अगर मैं गवर्नमेंट के अंडर में नहीं हूं, मैं अपनी मर्जी से ही एक बिजनेस मैंने शुरू कर दिया, छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दिया, वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, जैसे टाटा एंड स्टील कंपनी है, टिस्को है, ये है तो प्राइवेट लेकिन गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड में है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड है। और मेरा छोटा सा बिजनेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, अब जो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितनी भी इंडस्ट्रीज या जो भी एम्प्लॉय या जो भी जो काम होते हैं वो सारे गवर्नमेंट के रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हैं। जो भी सरकार नियम बनाती है उनको फॉलो करना पड़ता है। तो रूल्स और रेगुलेशंस को ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले फॉलो करते हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले फॉलो नहीं करते हैं। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग इसको या जो बिजनेस है इसको फॉलो नहीं करते हैं। थर्ड, अब जो है ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है। इनमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई वर्कर है उसको काम दिया जा रहा है तो रेगुलर उसको काम दिया जाएगा। ये नहीं कि
सर्दियों में एग्जाम्पल के लिए कि जो किसी पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्शन ज्यादा है तब उनको काम पे रख लिया फिर उनको हटा दिया, नहीं। ये जो वर्कर्स है उनको रेगुलर एम्प्लॉय दिया जाएगा, लगातार इनको काम दिया जाएगा। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा, जब मुझे काम की जरूरत है तो मैं वर्कर्स को हायर कर लूंगा, जब काम की जरूरत नहीं है तो वर्कर्स को निकाल दूंगा। तो यहां पर जो है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। जॉब सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को जॉब सिक्योरिटी दी जाती है, जैसे इसमें जो है उनको पेड लीव दी जाएगी, पीएफ जो है प्रोविडेंट फंड है, फ्यूचर का जो फंड है ये इनको प्रोवाइड किया जाएगा, मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाएंगे, रिटायर होने के बाद पेंशन्स दी जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है जॉब सिक्योरिटी ये यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, ये यहाँ पर जो है इनको प्रोवाइड की जाती है। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। बीमार हो गए खुद की जेब से लगाओ, कोई पेड लीव नहीं है, छुट्टी ली तो आपके पैसे कटेंगे, कोई आपको पीएफ नहीं मिलेगा, रिटायर होने के बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारे बेनिफिट्स नहीं होते हैं, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में सारे बेनिफिट्स होते हैं। और इसमें जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स वर्किंग आवर्स होंगे, जैसे 8 आवर्स जो है काम के घंटे फिक्स किए हुए हैं, 8 घंटे आपको काम करना है। आप ओवर टाइम करते हो तो उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक किसी की शॉप है तो वो 12-12 घंटे काम करवा रहा है वर्कर से। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई फिक्स वर्किंग आवर नहीं है, कस्टमर आया हुआ है टैकल करो, तो फिक्स वर्किंग आवर यहां नहीं होता है। जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं। तो ये हमने ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए पढ़ा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स है ना, हम इनको प्रोटेक्ट कैसे करें, कैसे इनको बचा सकते हैं, कैसे इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जो भी है, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, सरकार को करना क्या चाहिए, मिनिमम वेजेस लॉज इंप्लीमेंट कर देना चाहिए कि कम से कम, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर काम कर रहा हो, कम से कम उसको 500 रुपए एक दिन का मिले। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए ऐसा हुआ पड़ा है जिसको हम इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 का जो एक्ट है, जिसमें गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं, एम्प्लॉइज है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इक्वल सैलरी है, उसको इक्वल सैलरी है, वहां पर फिक्स है। लेकिन अभी प्राइवेट में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। मिनिमम वेजेस जो लॉज है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, या जो हम कहें कि छोटे मोटे जो धंधे हैं, बिजनेस है, उनके लिए फिक्स करने चाहिए गवर्नमेंट को। सेफ वर्किंग कंडीशंस, यानी कि उनके वर्किंग हार्स को फिक्स कर देना चाहिए कि नहीं 12-12, 13-13 घंटे काम मत करवाओ, 8 घंटे काम करवाओ। तो जो है ऐसी चीजें उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे यही पेड लीव्स, पीएफ, मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन वगैरह जैसी जो भी चीजें हो पाए, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, जनता को, या जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन वगैरह जो है ये प्रोवाइड करनी चाहिए। और अब जैसे जो है कोई और बिजनेस वगैरह जो है उनको चल रहा है, कोई भी बिजनेस है, इंडस्ट्री चल रही है, तो उनको सस्ते जो है इलेक्ट्रिसिटी और जो वाटर वो प्रोवाइड करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, अब जैसे कमर्शियल जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उनसे ज्यादा चार्जेस लिए जाते हैं, तो सरकार को वहां थोड़ी छूट देनी चाहिए ताकि वो बिजनेस ग्रो कर सके। तो ऐसे जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब उनको ओनर्स को इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सस्ते रेट पर मिलेगी तो फिर वो वर्कर्स के साथ सही जो है बिहेव करेंगे, उनको जो है ठीक ठाक सैलरी देंगे। जब सरकार ही इनको लूटना चाहेगी तो फिर वो कैसे जो है वर्कर्स को जो है जॉब सिक्योरिटी दे, उनके साथ सही बिहेव रखें। तो सरकार जो नरम हो जाएगी तो ओनर्स भी नरम हो जाएंगे। ये बात जो यहाँ पर बता रखी है। इसके बाद एक जो क्वेश्चन है जो कि हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे, ये डिटेल में जो है हम इसको ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अभी टच मार लेते हैं क्या है ये। सेक्टर्स जो है बेसिस है। अब हमने देखा था सेक्टर किसके बेस पर, वर्कर्स की कंडीशन के बेस पर। अब जो ये सेक्टर्स है ओनरशिप के बेस पर, जिसमें यहाँ पब्लिक और प्राइवेट की बात है। लेकिन ज्योग्राफी में हम जॉइंट सेक्टर भी पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव भी पढ़ेंगे। यहाँ पब्लिक और प्राइवेट,
पब्लिक सेक्टर या जो है पब्लिक सेक्टर कहने का मतलब क्या है, जितनी भी गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी पब्लिक सेक्टर है। जैसे रेलवे हो गया, ये जो है डाक वाला हो गया, पोस्ट जो हो गया, ये जो है पब्लिक सेक्टर है जिसमें सरकार ही नियम बनाती है और सरकार ही उसको गवर्न करती है, सरकार ही मैनेज करती है। तो ये पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, किसी एक व्यक्ति की या किसी ग्रुप को मिलाकर जो वो बिजनेस चला रहे हैं, जैसे टिस्को है, अडानी अडानी अंबानीज का ग्रुप है, तो ये जो लोग हैं ये प्राइवेट सेक्टर है जिसमें वो खुद के अनुसार अपना काम चलाते हैं। और पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट जो है अपने अकॉर्डिंग मैनेज करती है, गवर्न करती है, लॉ बनाती है, और प्राइवेट सेक्टर वाले वो खुद के अकॉर्डिंग अपना काम चलाते हैं। बाकी इसको डिटेल में हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाई नीड ऑफ पब्लिक सेक्टर, हमें पब्लिक सेक्टर की जरूरत क्यों है, पब्लिक सेक्टर की जरूरत क्यों है। हमने पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे 9th क्लास में, रशियन रेवोल्यूशन हमने पढ़ रखा है, वहां पर रेवोल्यूशंस क्यों थे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में प्रॉपर्टी करने के लिए, क्योंकि जो प्राइवेट ओनर्स थे वो प्राइवेट ओनर्स क्या करते थे, वर्कर्स के साथ बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन करते थे, और इसीलिए जनता चाह रही थी कि सारी प्रॉपर्टी जो है यानी इंडस्ट्रीज है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो जाए, जिससे उनको कम से कम जो है ठीक ठाक जो है उनकी कंडीशंस बनी रहे, जॉब सिक्योरिटी बनी रहे, उनको सरकार के बेनिफिट्स मिलते रहे। तो पब्लिक सेक्टर इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसमें जो है सरकार की जिम्मेवारी हो जाती है सारी चीजों को कंट्रोल करने का, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का। बाकी जो इसका आंसर है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा ये, ठीक है। तो हमें पब्लिक सेक्टर की जरूरत क्यों है, ताकि सरकार हमारी देख रेख करे, सरकार हमारे जो है वो साथ सही ट्रीट करे, सही बिहेव करे, सही तरीके से जो है हमें जॉब प्रोवाइड करे। तो इसीलिए जो पब्लिक सेक्टर की जरूरत है। तो हमने जो है 3rd पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। 3 पार्ट में हमने इकोनॉमिक्स के 2nd चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो फिलहाल तो टेलीग्राम बैन हुआ पड़ा है कुछ समय के लिए, जो आप जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं जहां आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू अगेन।